Okay, students, good morning to all. This is lecture number 22 and today's topic is traveling salesman problem. इसको हम लोग शॉर्ट में TSP भी बोलते हैं. ये आज का लास्ट टॉपिक है यूनिट 2 का. इसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे यूनिट नंबर 3 पर. ठीक है. अभी ये ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, ये एक तरह की थोड़ी सी अपनी स्पेशल प्रॉब्लम है. असाइनमेंट प्रॉब्लम का ही एक स्पेशल केस इसको बोल सकते हैं हम लोग. ठीक है. इसको हम लोग सॉल्व करेंगे विद द जो हम लोगों ने अभी तक मेथड पढ़ा है हंगेरियन मेथड, उसी सॉल्व करेंगे. बट इसमें कुछ दो चीज़ें लिमिटेशंस हैं, इसकी दो लिमिटेशन बेसिकली हैं. वो ये हैं, आप लोग पढ़ लीजिए. स्टार्ट करते हैं हम लोग. पहला तो ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे, हमारे पास n सिटीज़ थे और n सेल्समैन थे, फॉर एग्जांपल बात करूं. बट इसमें डिफरेंस ये हो जाएगा कि हमारे पास सिर्फ एक सेल्समैन है और वो हमारे पास नंबर ऑफ सिटीज़ में जाता है. बात समझ आ रही है? हमारे पास एक सेल्समैन है, वो फॉर एग्जांपल 4 सिटीज़ में जाना है उसको. तो इस क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमारा जो सेल्समैन है सिटी 1 से स्टार्ट करके जो हमारी सारी सिटीज़ कवर करे और कम से कम रूट उसका लगे, यानी कि सबसे कम जो उसका शॉर्टेस्ट टाइम है वो निकल के आ जाए. ठीक है, मोटा मोटा समझिए इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो इसका ये है. बट इसमें दो कंडीशंस ये हैं कि अभी तक हम लोगों ने जो भी असाइनमेंट किया है उसमें हम लोगों ने कई हमारे सेल्समैन थे, कई सिटीज़ थी, सब लोग हर सेल्समैन को उन्होंने एक एक असाइनमेंट दे दिया. बट इसमें डिफरेंस क्या है? पहली चीज़, सिर्फ एक सेल्समैन है, उसी को सारे सिटीज़ में जाना है और कम से कम जो है आपको ट्रैवल करना पड़े और कम से कम उसको जो हमें कॉस्ट देनी पड़े. ऑब्वियसली बात है, सेल्समैन तो वो चार्ज लेगा, तो जितना कम ट्रैवल करेगा उतनी हमें पे कम करना पड़ेगा. ठीक है. तो मोटा मोटा इसका जो रूल है वो यही है कि हमारा एक सेल्समैन अलग सिटीज़ में जाता है और कम से कम टाइम या डिस्टेंस में जो है इसको कवर करने होते हैं सारे सिटीज़. दूसरी बात, इसमें दो चीज़ें आती हैं. पहली चीज़ क्या है? इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ सिटीज़ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल देन द प्रॉब्लम इज सेड टू बी सिमेट्रिकल. ये क्वेश्चन थ्योरी का बनेगा, कभी न्यूमेरिकल तो नहीं आने का. इसलिए बता रहा हूँ मैं कि अगर जो आपके दो सिटीज़ के बीच की दूरी है वो इंडिपेंडेंट है उसकी डायरेक्शन की, यानी कि किस डायरेक्शन में जाए उसकी जो डिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिकल बोलते हैं. बट अगर ऐसा नहीं है तो उसको बोलते हैं हम लोग असिमेट्रिकल प्रॉब्लम. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इट टेक्स मोर टाइम टू गो अप ए हिल बिटवीन टू स्टेशन दैट कम डाउन द हिल स्टेशन. ऑब्वियसली बात है, जैसे आप हिल्स पे जाओगे तो आपको जाने में टाइम ज़्यादा लगता है और अगर आप हिल से लौट के आओगे तो आपको टाइम कम लगेगा. ठीक है. अब बात करते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास दो सिटीज़ हैं, एक सेल्समैन को ए से बी में जाना है तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, सीधा ए से बी में जाएगा और फिर बी से लौट के ए में आ जाएगा. दैट्स इट. बट अगर हमारे पास सिटी दो से ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 से 3 सिटी पे जाएं, यानी कि यहाँ देखो आपको दिया हुआ है ए बी सी, ये तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा. फिर पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा कि अगर जो सेल्समैन है वो जाए हमारा ए बी सी या फिर ए सी बी, इसके पास दो ऑप्शन आ गए. ठीक है. तो यही हम लोगों को इसमें डिफाइन करना है, क्वेश्चन में यही हम लोगों को फाइंड आउट करना है विच इज़ द बेस्ट वे, विच इज़ द शॉर्टेस्ट वे, जिससे हमारा कम से कम उस सेल्समैन को ट्रैवल करना पड़े. ठीक है. ऐसे उन्होंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया कि अगर हमारे पास 4 सिटीज़ हो गए तो हमारे पास टोटल ये 6 ऑप्शन निकल के आ जाएंगे. देख लो कैसे. पहला सिंपल हमारा ऑप्शन है ए बी सी डी, ये रहा ए बी सी डी. उसके बाद ए बी डी सी, ए सी डी बी डी और ए सी डी बी. आप इन लोगों को पता है आप लोगों को, ठीक है ना. इसमें आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें आप अलग अलग कॉम्बिनेशन एज पर योर चॉइस यू कैन मेक. बट जो मेन चीज़ है वो ये है, इसके बाद जो अगला आएगा कि इसमें जो आपका सेल्समैन है वो सिटी में बस एक बार जाएगा, वो सिटी को रिपीट नहीं करेगा. बस ध्यान देने वाली बात ये है. अभी आपको दिखा दूंगा मैं आगे जब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उससे पहले कि दो इस पे कंडीशन होती हैं. बस वो दो कंडीशन में दिमाग में रखनी है अगर क्वेश्चन हमारा ट्रैवलिंग सेल्समैन का आया हुआ है तो. राइट. तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया टीएसपी का, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम. आई थिंक आप लोगों को कुछ हल्का सा क्लियर हो गया होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ. अब आगे बढ़ते हैं कि इसका एप्लीकेशन कहाँ का है. एप्लीकेशन आप खुद समझ लो कि जहाँ जहाँ पर भी हमारा सेल्समैन जाता है, फॉर एग्जांपल आज की तारीख में आप सभी लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो. ठीक है. अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से या जहाँ जहाँ भी पेटीएम से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, तो जो आपका कुरियर बॉय है वो आपका जब कुरियर लेके आता है तो उसकी अप्रोच ये होती है कि वो एक शहर में इस तरह से चले कि उसको किसी भी मोहल्ले में या किसी कॉलोनी में उसको दोबारा ना जाना पड़े. वो एक तरफ से चलता है और वो डिसाइड करता है कि सबसे कम टाइम में, सबसे कम ड्यूरेशन में वो अपने सारे पैकेट्स डिलीवर कर दे. ठीक है. तो ऐसे हमारे और भी एप्लीकेशन हैं, जैसे कि हमारा देख लो पोस्टल डिलीवरी है, यानी कि जो हमारा पोस्टमैन है, इंस्पेक्शन है, स्कूल बस की रूटिंग है, टेलीविजन रिलेज, असेंबली लाइन्स एक्सेट्रा. दीज आर द मच मोर एप्लीकेशंस ऑफ दिस टीएसपी प्रॉब्लम.
राइट। तो ये इसके एप्लीकेशंस हो गए। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है इसका मैथमेटिकल मॉडल का, वो भी देख लेते हैं फटाफट। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था असाइनमेंट में, बिल्कुल सेम वही मेथड हमारा यहाँ पर भी है। इसमें हम लोगों ने जो सी आई जे है इसको बोला है कॉस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम सिटी आई टू जे, यानी कि अगर हमारा कोई सिटी आई है और हमारा जो सेल्समैन है वो सिटी जे में जा रहा है, तो जो उसकी कॉस्ट आएगी वो आएगी, और कॉस्ट आएगी सी आई जे, इज द कॉस्ट फॉर ट्रेवलिंग सिटी आई टू सिटी जे, एंड एक्स आई जे इज द वन द सेल्समैन गोज डायरेक्टली फ्रॉम सिटी आई टू जे, अदरवाइज जीरो। यानी कि अगर हमारा जो सेल्समैन है सीधे आई से जे में जा रहा है तो हम लोग उसको वन पुट करेंगे, अदरवाइज पुट करेंगे जीरो। ठीक है। और जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा वो हो जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट। ठीक है। अब जैसे कि आप पता है कि जो टोटल कॉस्ट है इट शुड बी ऑलवेज मिनिमाइजेशन टाइप, राइट। तो ये फंक्शन जो बनेगा हमारा वो बनेगा मिनिमाइजेशन जेड इज इक्वल टू सी आई जे इंटू एक्स आई जे, यानी कि जो हमारा टोटल किया हो गया दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग। ये हमारी ऑप्शन होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है। तो यही जो हमारी एक्साइज है जो एलोकेशन है, हम लोग जब हम लोग वर्टिकली जाएंगे तो हम लोग इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारी 1 ही आएगी, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो यही है कि हमारा जो भी सेल्समैन है वो हमेशा सिर्फ एक सिटी में एक बार ही जाएगा। ठीक है। चाहे हम लोग हॉरिजॉन्टली जाएं चाहे वर्टिकली जाएं, तो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमेशा सिर्फ 1 ही आएगी, वो यहाँ पे लिखी हुई है 1। और जे इज इक्वल टू 1 टू एन और फ्रॉम आई इज इक्वल टू सॉरी 1 टू एन, यानी हम लोग चाहे हॉरिजॉन्टली जाएं चाहे वर्टिकली जाएं, आपको हर बार सिर्फ एक ही एलोकेशन देना है टू पर्टिकुलर वन सेल्समैन। ठीक है। इसके बाद इसमें एक लास्ट में एक और आता है कि देयर आर टू एडिशनल कंस्ट्रेंट दैट नो सिटी इज टू बी विजिटेड बिफोर ट्वाइस बिफोर द टूर ऑफ द ऑल द। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि कस्टमर जो भी हमारा सेल्समैन है वो एक बार सिटी में जाएगा, उसके बाद दोबारा उस सिटी में उसको नहीं जाना है। ठीक है। देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज कंप्लीटेड दैट गोइंग फ्रॉम सिटी आई टू आई, यानी कि जो एक बार जैसे मान लो आप आई से आई छोड़ो, यहाँ देखो तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम सिटी और टू सिटी, यानी कि यहाँ से यहाँ पे जाना है। तो जो हमारा रूल है वो ये कहता है कि सिटी 1 टू सिटी 1 ये कभी नहीं जाएगा, राइट। यानी 2 से 2 कभी नहीं जाएगा, 3 टू 3 कभी नहीं जाएगा, ऐसे ही 4 टू 4 अप टू एन। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है सी आई आई शुड बी ऑफ इनफाइनाइट कॉस्ट, यानी कि अगर यहाँ पे कभी भी हमें जाना भी पड़ा तो हमें एक बहुत बड़ी पेनल्टी लगा देते हैं, जिसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट। कुछ बुक्स में इसको एम भी बना देते हैं, कुछ जगह इसको इनफाइनाइट शो करते हैं। तो बस ये डिफरेंस अब आपको समझ में आ जाएगा टेबल देखते ही कि जो हमारी अब तक प्रॉब्लम लोगों ने की असाइनमेंट की उसमें यहाँ पे डायग्राम में कुछ भी नहीं था, यानी कुछ वैल्यू हुआ करती थी, कुछ कॉस्ट हुआ करती थी। बट अगर क्वेश्चन हमारा टीएसपी का है तो आपको ध्यान देना है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वहां पे हमारा हमेशा तो 0 0 दिया होगा, या फिर हमारा कुछ एक डैश दिया होगा, या फिर हमें इनफाइनाइट दिया होगा, यानी हमें डायगोनल में कोई भी हमें असाइनमेंट नहीं देना है। बस ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो उन्होंने अभी तक क्वेश्चन किए हैं असाइनमेंट के सारे और इस टीएसपी प्रॉब्लम में। ठीक है भाई। तो ये इसका मैथमेटिकल मॉडल हो गया, एप्लीकेशन भी हो गया। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था इसमें दो कंडीशंस हैं, वो ये है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, द सेल्समैन शुड नॉट विजिट द सिटीज ट्वाइस अंटिल ही विजिटेड द सिटीज ऑल सिटीज। ऑल सिटी मतलब क्या है, जैसे कि मान लिया आपने 1 से स्टार्ट किया, फिर 2 पे गया, फिर 3 पे गया, फिर 4 पे गया और फिर लौट के 1 पे आ गया, तो वो सब सारी सिटीज को घूम लेगा, फिर वो 1 पे आना अलाउड है, अदरवाइज नॉट अलाउड। कोई सिटी रिपीट नहीं करेगा कि आप 1 से गए, 2 पे गए, 3 पे गए और फिर आप 2 पे चले जाओ, तो ये 2 पे अलाउड नहीं है। ठीक है। तो बस सिंपल सा पॉइंट है। उसके बाद क्या कह रहा है, नो असाइनमेंट शुड बी मेड अलोंग द डायगोनल लाइन, जो मैंने अभी ऊपर आपको दिखाया, यानी कि जो हमारा डायगोनल लाइन है इस डायगोनल पे हमें कोई भी असाइनमेंट नहीं देना होता है, क्योंकि वही रूल है हमारा कि सेम सिटी में वो रिपीट नहीं करेगा। लॉजिक इसका ये वाला है। और ये मैंने पॉइंट की तरफ से ऐड कर दिया है इसमें कि हम लोग असाइन ए लार्ज पेनल्टी इनफाइनाइट टू द सेम सिटी और द डायगोनल एलिमेंट। कई बार बुक्स में नहीं दिया होगा तो आप एक थंब रूल बना लो कि आपको यहाँ पे डायगोनल पे इनफाइनाइट अपने आप लिख देना है, क्वेश्चन अगर नहीं दिया है और क्वेश्चन आपकी अगर टीएसपी की दी हुई है आपको तो। ठीक है। तो ये हो गया हमारा थ्योरी पार्ट। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा इसमें, बहुत सिंपल थ्योरी है। मेन 2 पॉइंट्स हैं जो आपको ये हमसे याद रखने हैं। दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बस ये 2 पॉइंट्स आपको दिमाग में रख के क्वेश्चन स्टार्ट करना है। उसके बाद हम लोग जैसे अभी तक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हंगेरियन को, हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। एक चीज़ और है, इसको आप ये भी बोल सकते हो कि टीएसपी प्रॉब्लम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम। हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे जिसमें रेस्ट्रिक्शन थी कुछ पर्टिकुलर शॉप्स पे, तो वैसे समझ लो आपकी जो है हमें डायगोनल एलिमेंट्स हैं यहाँ पे हमारी रिस्ट्रिक्शंस है कि सेल्समैन हमारा इन पे नहीं जाएगा। ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि दिस इज द स्पेशल केस ऑफ restriction problem of assignment।
ठीक है, तो ये हमारी टोटल थ्योरी थी ऑफ टीएसपी प्रॉब्लम। अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन मेरे को हमारा इसमें दिया हुआ है, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए सेल्समैन वांट्स टू विजिट सिटीज 1 2 3 एंड 4, he does not want to visit any city twice before the completing the tour of all the cities and wishes to return to his home city, the starting station. Cost of going from one city to another in rupees is given in table. Find the least cost route. ठीक है, तो उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये ट्रैवल सेल्समैन की प्रॉब्लम है या टीएसपी की है। आपको खुद एनालाइज करना है। आपको क्वेश्चन समझ आ गया कि सिर्फ यहाँ पे एक सेल्समैन है, ओनली सिंगल सेल्समैन इज देयर, एंड कंडीशन इज दैट ही डज नॉट वांट टू विजिट एनी सिटीज ट्वाइस। जैसे आपको ये 2-3 लाइन पढ़ी, आपको तुरंत समझ आ जाएगा क्वेश्चन हमारा ये टीएसपी का है। ठीक है, और आप देखो डायग्राम में भी आपको यहाँ पे 0 दे रखा है। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आपका टीएसपी का ही है, आपको उसको सॉल्व टीएसपी से ही करना है। ठीक है भाई, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सीधा हम लोग सॉल्व करना। क्वेश्चन क्लियर होगा सबको? बस क्वेश्चन में जहां जहां डायगोनल पे 0 दिया हुआ है, मैं एक काम करूंगा, इसको बस कर दूंगा, मैं इनफाइनाइट कर दूंगा, दैट्स इट। मैंने इनफाइनाइट कर दिया। वही सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बस जहां डायगोनल है वहां मैंने इनफाइनाइट कर दिया। उसके बाद जो मेरा प्रोसीजर है, अभी तो जो लोगों ने हंगेरियन मेथड अप्लाई करते आ रहे थे, वही सेम मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। बताइए बेटा। सर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। सिंपल वैसे क्वेश्चन है सेम जो अभी तक हम लोग करते आ रहे थे, बस डिफरेंस क्या आ गया, यहाँ पे एक डायगोनल में हम लोगों को इनफाइनाइट कॉस्ट देनी है, बस दैट्स इट। बाकी हमारा क्वेश्चन सेम हम लोग वैसे ही करते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है कि हम लोगों को निकालनी है लीस्ट कॉस्ट। तो हम लोग वही करेंगे जैसे हम लोग असाइनमेंट में करते आ रहे थे। क्या करते थे, फर्स्ट ऑपरेशन रो ऑपरेशन करते थे हम लोग, यानी कि जो भी हमारा रो का सबसे छोटी वैल्यू है उसको बाकी एलिमेंट से हम लोग माइनस करेंगे। देखो फर्स्ट रो में हमारी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है मेरे को, 30। तो 30 को मैं बाकी से माइनस करूंगा। अब चूंकि इनफाइनाइट से कुछ माइनस करूँ तो वो क्या रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा, यानी यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब 30 - 30 ये हो जाएगा मेरा 0। उसके बाद 80 - 30 ये हो जाएगा 50। उसके बाद 50 - 30 ये हो जाएगा 20। नेक्स्ट रो, इसमें देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, 30 दिख रही है, तो 30 को माइनस करेंगे बाकी से, तो 40 - 30 ये हो जाएगा 10। उसके बाद इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी रहेगा, 140 - 30 ये हो जाएगा 110। उसके बाद 30 - 30 ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट रो में देखो भाई सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 20 है। तो अब इस 20 को मैं बाकी से माइनस करता हूँ, 40 - 20 ये हो जाएगा 20। 50 - 20 ये हो जाएगा 30। इन्फिनिटी माइनस 20 इन्फिनिटी रहेगा, 20 - 20 ये हो जाएगा 0। ऐसे हम लोग अब लिखते हैं फोर्थ कॉलम में, स्मॉलेस्ट वैल्यू मुझे दिख रही है इसमें 70 दिख रही है, तो 70 - 70 ये हो जाएगा 0। 80 - 70 ये हो जाएगा 10। 130 - 70 ये हो जाएगा 60। और इन्फिनिटी माइनस 70 इन्फिनिटी रहेगा हमारा एज इट इज। तो ये मेरा फर्स्ट ऑपरेशन हो गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं रो ऑपरेशन। अब मुझे लगाना है कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, तो कॉलम ऑपरेशन में हम लोग देखते हैं कि अगर मेरे को कहीं किसी कॉलम में 0 दिख रहा है तो मैं एज इट इज वही कॉलम रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि 0 को माइनस करने के बाद भी वही सेम वैल्यू रिपीट होनी है। तो यहाँ पे देखो मैंने इनफैक्ट पहले से लिखा हुआ है, सर फर्स्ट कॉलम में स्क्रीन देखो शो 10। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? यस सर। कब से नहीं हो रही बेटा? सर अभी गई है। स्क्रीन शो नहीं हो रही सर आपकी। अभी गई है? अच्छा ओके, चलो ठीक है। तो मैंने स्क्रीन तो लगा रखी थी स्टार्टिंग से ही। अब विजिबल है? नो सर। अभी विजिबल नहीं है? तो दोबारा करता हूँ। सर एक बार रीजॉइन करके देख लीजिए, आ गई। बस ये चेक कर लो, आ गई? जी सर। ठीक है, हाँ। तो फिर से देख लो, अभी आप लोग कहाँ पे गई थी स्क्रीन बेटा, किस पॉइंट पे गई थी? ये हो गया था? यस सर। तो ये तो बस सिंपल है, बस हम लोगों ने बस रो ऑपरेशन किया है। इसमें हम लोगों ने क्या करा है, हर रो से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस किया है।
तो मेरे पास ये रो मैट्रिक्स आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कॉलम ऑपरेशन करना है, तो मैं चेक करूंगा कॉलम वाइज। फर्स्ट कॉलम में देखो मुझे 0 दिख गया, यानी कि ये सेम वैल्यू मुझे रिपीट करनी है यहाँ पे, तो वो वही सेम वैल्यू यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। देखो 10, 20 और ये 0। ठीक, उसके बाद देखो सेकंड कॉलम में क्या है, 0 मिल गया मुझे। जैसे ही मुझे 0 मिल गया, इसका मतलब मुझे वही सेम वैल्यू रिपीट करनी है इन सेकंड कॉलम ऑल्सो। इनफाइनाइट, 30 और 10। ठीक, अब देखो जो हमारा ये थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम में मुझे 0 नहीं मिल रहा है, तो यानी कि मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। देखो 50 स्मॉलेस्ट दिख रही है मुझे, 50 को माइनस कर दूंगा मैं यहाँ, 50 माइनस 50 ये हो जाएगा 0। 110 माइनस 50 ये हो जाएगा 60। इन्फिनिटी माइनस 50 इन्फिनिटी रहेगा। 60 माइनस 50 ये हो जाएगा 10। उसके बाद देखो लास्ट में 0 दिख गया मुझे। 0 का मतलब ये है कि सेम वैल्यू मुझे रिपीट करनी है, 20, 0 और ये इन्फिनिटी। यानी कि अब मेरे पास फर्स्ट और सेकंड दोनों मैंने ऑप्शन लगा दिए हैं, रो कॉलम, रो एंड कॉलम ऑपरेशन। तो यानी कि अब मेरी जो ये रिड्यूस्ड कॉस्ट मैट्रिक्स है वो तैयार है टू मेक एन एनी असाइनमेंट, यानी अब इसमें मैं कोई भी असाइनमेंट देने के लिए तैयार हूँ। तो इसी को मैंने देखो यहाँ पे दोबारा से टाइप करके लिखा हुआ पहले से, 0, 20, 0, 20, 10, 60, 0, 10, 60, 0, 20, 30, इनफिनिट 0, 20, 30, इनफिनिट 0 और 0, 10, 10, इनफिनिटी, वही सेम चीज लिखी हुई है। तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ देना असाइनमेंट फ्रॉम द फर्स्ट रो। फिर से वही तरीका है कि हम लोगों को फाइंड आउट करना है हर रो हर कॉलम में एटलीस्ट एक सिंगल 0। तो यहाँ पे चूंकि मेरे पास 2 0 हैं, यानी कि असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। सेकंड रो में चेक करते हैं, सेकंड रो में मेरे पास एक सिंगल 0 दिख गया मुझे, यानी कि यहाँ पर मैं एक असाइनमेंट दे सकता हूँ। मैंने इसको असाइनमेंट दिया और करस्पॉन्डिंगली जो भी हमारे कॉलम पे 0 है वो मैंने क्रॉस आउट कर दिया। ठीक, उसके बाद थर्ड रो में आ जाओ, थर्ड रो में कोई 0 नहीं है, एक था वो कट गया। फोर्थ रो में आ जाओ, मेरे पास सिंगल 0 है, तो मैं सिंगल 0 को असाइनमेंट दूंगा और करस्पॉन्डिंग कॉलम में कोई 0 है तो उसे मैं काट देता। कोई 0 नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रो वाइज मेरा ऑपरेशन हो चुका है, अब मुझे चेक करना है कॉलम वाइज। फर्स्ट कॉलम में असाइनमेंट हो चुका है, सेकंड कॉलम में सिंगल 0 मिल गया मुझे, तो मैं एक असाइनमेंट दूंगा और जो रो के 0 है वो मैं काट दूंगा यहाँ पे इसमें से। मेरा सेकंड रो भी कंप्लीट हो गया। अब देखो थर्ड कॉलम में मेरे पास एक ही 0 था जो कट चुका है, यानी कि अब फर्दर कोई भी असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। आप देखो इस फर्स्ट इटरेशन के बाद मेरे को हर रो हर कॉलम में एक सिंगल असाइंड 0 नहीं मिला, यानी कि जो सोल्यूशन है वो मेरा ऑप्टिमल नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मेथड जो हमारा हंगेरियन है वो अप्लाई करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अगर थ्योरी का बनता है कि जो हमारा हंगेरियन मेथड है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। तो जो हमारा हंगेरियन है वो असाइनमेंट एज टीएसपी दोनों के लिए एप्लीकेबल है। दोनों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड हंगेरियन। तो टिक करते हैं थर्ड रो को, जो कि हमारी अनअसाइंड रो है, इस रो को टिक किया। अब इस रो में कोई क्रॉस 0 है तो हमने उस कॉलम को टिक कर दिया। उस कॉलम में अगर कोई असाइनमेंट है तो हमने फिर से उस रो को टिक कर दिया। उस रो में कोई और असाइंड 0 है, सॉरी क्रॉस 0 है तो हम उस कॉलम को टिक करते हैं। चूंकि अब कोई क्रॉस 0 नहीं है तो हम लोग यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं, स्टार्टिंग मैंने करी थी वहां से जहां पे कोई भी रो में असाइनमेंट नहीं था, यानी कि अनअसाइंड रो से मैंने स्टार्टिंग करी। अब उस रो में मैंने चेक किया कि कहीं कोई क्रॉस 0 है। अगर क्रॉस 0 है तो मैंने उस कॉलम को टिक कर दिया। उस कॉलम में मैंने चेक किया कोई असाइनमेंट है या नहीं है। अगर कोई असाइनमेंट है तो मैंने उस रो को टिक कर दिया। उस रो में मैंने फिर से चेक किया कोई क्रॉस 0 है या नहीं है। क्योंकि कोई क्रॉस 0 नहीं है तो मैंने अपनी प्रोसेस को यहीं पे स्टॉप कर दिया। इतना करने के बाद अब जो है मुझे लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो लाइंस ड्रॉ करने का तरीका क्या है, अनमार्क रो एंड मार्क्ड कॉलम। ये आपको हमसे याद रखना है, अनमार्क रो और मार्क्ड कॉलम। तो हमारी जो अनमार्क रो है वो हमारी फर्स्ट रो है, एक लाइन यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद मेरी जो फोर्थ रो है वही मेरी अनमार्क है, यहाँ पर आ जाएगी लाइन। और उसके बाद जो मेरा मार्क कॉलम है वो सिर्फ एक ही है, मैंने एक लाइन यहाँ पे खींच दी। ठीक है, अब देखो जो मैंने आपको बता रखा है हमारे पास सिर्फ 3 लाइंस ही आ पाई, यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ रो है वो 4 है, नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास 3 है। इसका मतलब जो सोल्यूशन था हमारा ऑप्टिमल नहीं है। ये हमारा क्रॉस चेक हो गया एक तरह से। तो अब क्या करते हैं, अब हम चूज करेंगे इसमें वैल्यू के की।
यानी के क्या होता है, वो एलिमेंट जो हम लोग अनकवर्ड एलिमेंट से छांटते हैं और बाकी एलिमेंट से माइनस करते हैं जो कि हमारे लाइन से कवर नहीं होते हैं। अब देखो हमारे पास अनकवर्ड एलिमेंट कौन कौन से हैं, हमारे पास है 10, 20, 30 और 60। तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू मुझे दिख रही है वो दिख रही है मुझे इसमें 10। ठीक है भाई। तो अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू में से जो भी मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू मुझे निकल के आई है के, वो माइनस करूंगा और जहां पे मेरी लाइन इंटरसेक्ट करेगी वहां पे मैं इसको ऐड कर दूंगा, और जहां पे सिंगल लाइन आ रही है वहां वाले एलिमेंट्स रहेंगे मेरे अनचेंज्ड। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रो से। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट रो में हमारी एक लाइन आ रही है, यानी कि ये वाले सारे एलिमेंट्स रहेंगे हमारे अनचेंज, यानी ये रहेगा 0 0, और जहां पे हमारी लाइन क्रॉस हो गई वहां पे इसको हमें ऐड करना है 30। ठीक है भाई। अब देखो सेकंड रो में हमारे पास कोई भी लाइन नहीं है तो हमें इसे माइनस करना है, 10 माइनस 10 0, इन्फिनिट, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, कुछ भी आप जोड़ो घटाओ। 60 माइनस 10 ये हो जाएगा आपका 50। उसके बाद देखो 0 पर हमारी सिंगल लाइन आ रही है, यानी कि 0 हमारा रहेगा अनचेंज्ड। ऐसे हम लोग अब आ जाते हैं थर्ड रो में। थर्ड रो में देखो हमारे पास 20 माइनस 10 ये हो जाएगा 10। उसके बाद 30 माइनस 10 ये हो जाएगा 20। इनफाइनाइट, कुछ भी करो आप कोई चीज नहीं आएगा। 0 के ऊपर सिंगल लाइन आ रही है, यानी कि 0 हमारा रहेगा अनचेंज्ड। अब फोर्थ रो में आ जाओ, हमारे पास सिंगल लाइन आ रही है 0 के ऊपर तो ये अनचेंज रहेगा। 10 भी हमारा रहेगा एज इट इज, ये वाला 10 भी रहेगा एज इट इज। और फिर से मैं वही कहूंगा, इनफाइनाइट में आप कुछ भी ऐड कर लो या घटा दो, आपकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फिर से इसको दूंगा असाइनमेंट। वही तरीका मेरे पास है कि हम लोग चेक करेंगे रो वाइज। फर्स्ट रो में देखो हमारे पास 2 0 हैं, नो पॉसिबल ऑफ एन असाइनमेंट। Second row, there are also 2 zeros. That means no assignment should be possible. In third row, we have single zero. जैसे मेरे को सिंगल जीरो दिखा, मैं तुरंत यहाँ पे एक असाइनमेंट दूंगा। ये मैंने असाइनमेंट दिया और करस्पॉन्डिंग जो कॉलम पे जीरो है वो मैं क्रॉस आउट कर दूंगा इस तरह से। राइट। उसके बाद जो मेरी फोर्थ रो है मुझे वहां पे सिंगल जीरो दिख रहा है, तो यानी कि मैं यहाँ पर भी एक असाइनमेंट दे सकता हूँ और करस्पॉन्डिंगली जो कॉलम का जो जीरो है वो मैंने काट दिया। रो वाइज चेक कर लिया मैंने। अब मैं बात करता हूं कॉलम वाइज, सॉरी अब करूंगा कॉलम वाइज करूंगा, ठीक है ना। तो जैसे मैं कॉलम वाइज करूंगा तो अब देखो जो फर्स्ट कॉलम है मेरा, अब जो फर्स्ट कॉलम है देखो, फर्स्ट कॉलम मेरा ऑलरेडी असाइनमेंट हो चुका है, यानी कोई दिक्कत नहीं। सेकंड कॉलम मेरे को एक सिंगल जीरो दिख रहा है, यानी कि सिंगल जीरो मुझे दिख गया, मैं एक तुरंत दूंगा यहाँ पे असाइनमेंट। ठीक है, मैंने असाइनमेंट दिया इसको और करस्पॉन्डिंग जो आगे रो में था वो मैंने काट दिया। ठीक है, जैसे मैंने इसको काट दिया, अब देखो जैसे मैंने इसको काटा तो अब क्या होगा, थर्ड रो में मेरे पास कोई भी अब जीरो नहीं बचा, यानी कि अब मेरा यहाँ पे कोई असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। अब मैं जो अगले कॉलम में जाऊंगा वहां पे मेरे पास कोई भी वो असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। तो आप देखो इसके बाद भी मेरे को हर रो हर कॉलम में एक असाइंड जीरो नहीं मिल पा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अब फर्दर मैं फिर से इस रो को जिसमें कोई भी असाइनमेंट नहीं है उसको टिक करूंगा। टिक यहाँ पे चल पाएगा नहीं चलेगा, तो मैं टिक इसको बेटा यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको दिख जाएगा। ये मैंने टिक कर दिया, ठीक है, क्योंकि इस रो में कोई भी असाइनमेंट नहीं था। अब देखो इस रो में जहाँ पे क्रॉस जीरो है मैं वहां पे टिक कर रहा हूँ। एक टिक ये हो गया, ये कोई टिक नहीं है, इसे इग्नोर कर दो। उसके बाद एक टिक मेरा यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ दो मेरे क्रॉस जीरो हैं। ठीक, अब इन जहाँ पे मैंने कॉलम्स में टिक किया है मैं चेक करूंगा कि कोई असाइनमेंट है या नहीं है। तो देखो इस कॉलम में ये असाइनमेंट है तो मैंने इस रो को टिक कर दिया। अब उसमें कोई भी और कोई क्रॉस जीरो नहीं है तो मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं अगले कॉलम में देखता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे टिक किया है तो इसमें देखो यहाँ पर भी एक असाइनमेंट है तो मैं इस रो को भी टिक कर दूंगा। अब मैं चेक करूंगा इस रो में कोई क्रॉस जीरो है या नहीं है। कोई क्रॉस जीरो है तो मैं इस कॉलम को टिक करता, क्योंकि यहाँ पे अब कोई क्रॉस जीरो नहीं है तो मेरी अब प्रोसेस यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। क्लियर। इसके बाद सारे टिक करने के बाद मैं देखता हूँ कि जो मेरी अनमार्क रो है, यानी कि जो अनटिक्ड रो है, मुझे वहां से लाइन खींचनी है, और जो मेरे मार्क कॉलम है मुझे वहां से लाइन खींचनी। तो मैं एक लाइन यहाँ से खींच दूंगा और एक लाइन खींच दूंगा यहाँ से। राइट। इसके बाद करने के बाद मुझे को फर्दर एक के चाहिए होगा। तो क्या के क्या बनेगा मेरा, के बन जाएगा 10। ठीक है, तो मैं एक फटाफट छोटी सी यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ।
1 2 3 1 2 3 एंड 4। ठीक है भाई। तो अब देखो जो मेरा k है वो 10 आ चुका है। जहां जहां मेरा लाइन कवर्ड होगी वहां पे मैं कुछ भी नहीं करूंगा, जहां पे लाइन क्रॉस होगी वहां पे मुझे इसको k को ऐड करना है, और जहां पे मेरे एलिमेंट्स कवर्ड नहीं हो रहे हैं उनमें से मुझे इसको माइनस करना है। तो देखो यहाँ पे जो इनफाइनाइट है ये मेरा इनफाइनाइट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब जहां पे सिंगल लाइन आ रही है ये भी मेरा एज इट इज रहेगा, ये रहेगा 0 0 और 30, यानी कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया। अब जो मेरा अगली रो है यहाँ पे देखो सिंगल लाइन आ रही है, तो ये 0 मेरा अनचेंज रहेगा, इनफाइनाइट भी एज इट इज रहेगा। मैं सारे लिख देता हूँ एक साथ में ताकि कंफ्यूजन ना हो। सर ये सारे मेरे इनफाइनाइट सर इंटरसेक्ट करिए वहाँ 40 कहाँ होगा पर? सर वहाँ सर 30 में। अच्छा हाँ, यहाँ पे 40 हो जाएगा, गुड। यहाँ हो जाएगा 40, जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट होती है वहाँ हम लोग इसको ऐड करते हैं, गुड। ये क्वेश्चन अनसॉल्व है, मैं इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं करता अभी आगे इसको। तो देखो ये आपका 40 हो गया यहाँ पर। उसके बाद जहाँ पे मेरा ये इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट हो गया, 50 माइनस 10 ये हो जाएगा 40। उसके बाद फिर जहाँ पे 0 है वो 0 मेरा एज इट इज रहेगा क्योंकि सिंगल लाइन आ रही है यहाँ पर। थर्ड रो में 10 मेरा एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ पे सिंगल लाइन है। फिर इस 20 में से 10 माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 10, इनफाइनाइट इनफाइनाइट रहेगा और 0 मेरा आएगा एज इट इज। फोर्थ रो में आ जाओ, 0 के ऊपर सिंगल लाइन आ रही है तो ये 0 रहेगा एज इट इज। अब यहाँ पे जो 2 10 है ये हमारे अनकवर्ड है तो ये माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 10 0, ये हो जाएगा 0। इनफाइनाइट ऑलरेडी यहाँ पर है। ठीक है भाई, तो फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं, फिर से वही हम लोग करेंगे एलोकेशंस, कोशिश करेंगे कि हर रो में मुझे सिंगल 0 असाइंड हो जाए। तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट रो से। देखो फर्स्ट मेरे पास 2 0 है, यानी कि कोई असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। सेकंड रो में 2 0 है। थर्ड रो में मुझे सिंगल 0 मिल गया। सिंगल 0 मिलते ही मैं एक असाइनमेंट दूंगा यहाँ पर, और जो बाकी क्रॉस 0 है वो मैं काट दूंगा, यानी कि मुझे एक रो में मिल गया। अब जो मेरी फोर्थ रो है देखो वहां पर मेरे पास 3 0 है, यानी कि सिंगल 0 नहीं है, तो मैं इस रो में कोई असाइनमेंट नहीं दे पाऊंगा। सिर्फ करते हैं इसको। अब आ जाते हैं हम लोग कॉलम वाइज। फर्स्ट कॉलम पे देखो मेरे पास 2 0 है, यानी 2 0 जैसी हैं, यानी कि कोई भी यहाँ पे फर्दर असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। सेकंड कॉलम में देखो मेरे पास 2 0 है, यानी कि सेकंड कॉलम में भी मेरे पास असाइनमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। थर्ड कॉलम में देखिए फिर से मेरे पास 2 0 है, यानी कि अब मैंने रो वाइज कॉलम वाइज चेक कर लिया है, मुझे कहीं भी सिंगल 0 नहीं मिल रहा है। तो ये कौन सा केस हो गया? दिस इज द केस ऑफ ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन, यानी कि अब मेरे पास चॉइस है, मैं चाहे इस वाले 0 को दूं या फिर इस 0 को दूं। तो मैं देता हूं बाय डिफॉल्ट फर्स्ट 0 देता हूं हमेशा। मैंने इसको दिया और दूसरा 0 मैंने जो था वो काट दिया रो के और कॉलम के। ठीक है भाई, क्योंकि फर्स्ट में टाई था तो मैं दे दिया। अब मैं फर्दर दोबारा फिर से वही प्रोसेस रिपीट करूंगा रो वाइज और कॉलम वाइज। तो अब देखता हूं मैं, जैसे कि मेरे को सेकंड रो में सिंगल 0 दिख रहा है, सिंगल 0 मिलेगा मैं तुरंत इसको असाइनमेंट दूंगा और करस्पॉन्डिंग कॉलम के 0 को मैं काट दूंगा। ठीक। अब थर्ड रो में देखो मेरे पास ऑलरेडी एक असाइनमेंट है, तो मैं स्किप करता हूँ, सीधे आता हूँ मैं फोर्थ पे। अब देखो फोर्थ पे मेरे पास सिंगल 0 बच रहा है, तो मैंने उसको असाइनमेंट दिया और करस्पॉन्डिंग जो भी 0 थे मैंने ऑलरेडी कटे हुए, तो जो दोबारा काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई। तो अब ये देखो आप हर रो हर कॉलम में आपको एक सिंगल 0 मिल चुका है। अब मैंने आपकी हेल्प के लिए क्या करा है, जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी है, ताकि आपके जहां जहां असाइनमेंट्स हैं उनको आप इजीली यहाँ पे ऐड अप कर सको। देखो यहाँ पे 30 ये वाला 0 है, और फिर ये 40, फिर उसके बाद ये 20, और ये आपका हो गया 130। यहाँ हम लोगों ने असाइनमेंट दिया है। अब बस इनके वैल्यू हम लोग यहाँ पे समझ कर देंगे। 30 प्लस 220 हाँ बोलो कितना आ रहा है? 40 220 सर। 20 सर 220 220, ठीक है 130। 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 20 90, 90 130, वेरी गुड। कितना आ गया बेटा? 220, 220। तो ये हमारा हो गया आंसर 220। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है। अब बाकी लोग चाहो तो जिसमें मैंने यहाँ 0 लिया था आप ये 0 लेके देखो, आपका आंसर सेम 220 आएगा। हम लोगों ने कल ये ट्राई कर चुके हैं।
ठीक है, सोल्यूशन हमारा वही रहेगा, बस हमारा आंसर थोड़ा सा, सॉरी आंसर वही रहेगा, सोल्यूशन हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था आपका टीएसपी का, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, अभी मैं रिपीट कर दूंगा, कोई स्टेप समझ में ना आया हो, वरना फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताइए। आगे बढ़े। सर ये 30 की जगह Yes, 40 sir. कैसे लिया हमने? जी सर। है, पूछो कौन पूछ रहा है। सर 30 की जगह 40 कैसे लिया सर? ये ऊपर 30 की जगह क्रॉस 40। किया था ना सर, आपने कहा कि 10 ऐड हुआ तो। हाँ, तो यहाँ पे 40 लिख दिया ना मैंने, जहाँ देखो, जहाँ पे लाइन हमारी तो रूल है, जहाँ पे हमारी सिंगल लाइन है वहाँ पे नो चेंज, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होना है, बट जहाँ पे हमारी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ हम लोगों को प्लस करना होता है के की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे हमारी दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही थी, इसलिए मैं 30 + 10 या 40 कर दिया था मैंने, इस लॉजिक से। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट है ओके पूछो। सर। नो सर। बाकी लोग पूछो भाई, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्विज भी आपके पास आ गया होगा, क्विज किया आप लोगों ने? चार लोगों ने किया खाली, बाकी लोग भी करो भाई जो क्लास में प्रेजेंट है। सौम्य, शिवा, शुभेंदु और सौरभ, सिर्फ 4 लोगों ने कमिट किया है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। द हंगेरियन मेथड इज फॉर सॉल्विंग एन असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन ऑल्सो बी यूज टू सॉल्व ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवलिंग सेल्समैन, एलपीपी एंड बोथ ए एंड बी। जाहिर सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवलिंग सेल्समैन दोनों प्रॉब्लम हमारी ट्रांसपोर्टेशन की आती हैं, तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं ए और बी को। सही ऑप्शन हमारा डी है, बोथ ए एंड बी। चलो, तो आई थिंक अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो। अब देखो, इसमें जैसे हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिया था वो लिया था, हम लोगों ने जीरो इसको लिया था, ठीक है ना। देखना अभी आप, अब बुक में जो सोल्यूशन दिया है उन्होंने जीरो दूसरे वाले को लिया है, जीरो देखो इसको लिया हुआ है यहाँ पर। जो लोग कल क्लास नहीं थे वो लोग देख लो, दिस इज द केस ऑफ ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन, यानी मैंने जीरो ये वाला लिया है, ये वाला जीरो लिया है, तभी मेरा आंसर देखो 220 आ रहा है, और इन्होंने जीरो ये वाला लिया है, तब भी इनका आंसर 220 ही आ रहा है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप जीरो ये वाला लो या ये वाला लो, आपके पास टोटल चॉइस है, आप किसी भी जीरो को ले सकते हो। आगे बढ़े भाई, फिर ये टॉपिक खत्म करते हैं फिर आज। यस सर। तो ये लास्ट टॉपिक था आपका यूनिट 2 का, इसके साथ ही हमारी यूनिट 2 खत्म हो रही है। अब जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो हमारा यूनिट 3 का टॉपिक है। ठीक है, टाइम कम है, मैं खाली से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे पाऊंगा अभी, आगे से इसको स्टार्ट करूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सीक्वेंसिंग टॉपिक। सीक्वेंसिंग आप में से कई लोगों ने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया होगा, देखा भी होगा। सीक्वेंसिंग बेसिकली समझ आपको आप पता है क्या होता है? सीक्वेंसिंग मतलब आपको एक अरेंजमेंट प्रॉपर लगाना। ठीक है, जैसे आप वर्कशॉप में देख लो, आप लोग सब लोग वर्कशॉप करी है, तो वर्कशॉप में हम लोगों ने जो मशीन्स अरेंज कर रखी हैं उनका पर्टिकुलर एक सीक्वेंस है, उनका एक ऑर्डर है। ठीक है ना, तो उस पर्टिकुलर ऑर्डर को डिफाइन करना, यानी कि वो मशीन्स किस ऑर्डर में लगे ताकि जो भी हमारी प्रोसेसिंग है वो बहुत कम टाइम में हो जाए, इस टेक्निक को बोलते हैं हम लोग सीक्वेंसिंग। ठीक है, स्टार्टिंग देख लेते हैं इसकी। इसका ये 2 लाइन थ्योरी दे रखी है हमारी। द सिलेक्शन ऑफ ए एप्रोप्रिएट ऑर्डर इन विच जॉब्स में बी डन और वेटिंग कस्टमर में बी सर्व इज कॉल्ड द सीक्वेंसिंग। जो मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने स्टेशंस या जो भी हमारी जॉब शॉप्स हैं उनमें हम लोगों को मशीन इस तरह से इंस्टॉल करनी होती हैं कि जो भी हमारा कस्टमर है या जो भी हमारा वर्क पीस जिसको हमें सर्व करना है, यानी जिस पर ऑपरेशन करना है, वो कम से कम टाइम में हमारा प्रोसेस हो जाए, इसको बोलते हैं हम लोग सीक्वेंसिंग। उसके बाद करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे मेनली 3 क्लासिफिकेशन है।
पहला ये है n जॉब्स थ्रू वन मशीन, यानी कि जो हमारे पास n जॉब्स आ रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास 10 जॉब्स हैं और हमारे पास सिर्फ सिंगल मशीन है, तो हम लोग बोलेंगे n जॉब्स थ्रू, ये वाला केस, दिस इज द फर्स्ट केस, n जॉब्स थ्रू वन मशीन, यानी कि सिर्फ एक ही मशीन हमारे पास है और हमारे पास n जॉब्स आ रहे हैं, उनकी हम लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं। दूसरा केस है n जॉब्स थ्रू 2 और 3 मशीन्स, यानी हमारे पास जॉब्स आ रहे हैं, हमारे पास एक साथ 2 मशीन्स हैं, यानी कि लेथ भी है, मिलिंग भी है और ड्रिलिंग भी है। ठीक है, तो हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि कौन सा जो जॉब है वो पहले किस मशीन पर जाए और वो मशीन हमारी किस तरह से अरेंज्ड हो, पहले 1 पे जाए, 2 पे जाए या 3 पे जाए। तो ये हमारा हो जाता है सीक्वेंसिंग। और जो थर्ड है हमारे पास इन दोनों कॉम्बिनेशन है, जो कि है n जॉब्स थ्रू m मशीन्स, यानी कि बहुत सारी जॉब्स हैं और बहुत सारे मशीन्स हैं। ठीक है, बट जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है वो हमारे सिर्फ ये 2 टॉपिक ही आपके सिलेबस में है, यही जो कुछ मैं कराऊंगा अभी, क्योंकि इस ये वाले जो टॉपिक है ये बहुत एडवांस हो जाता है, ये आपके में नहीं आता है, अभी तक AKTU में पूछा नहीं गया है। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इससे या फिर इससे ही पूछे जाते हैं, तो हम लोग मेनली इन 2 पे फोकस करेंगे और क्वेश्चन भी हम लोग यही सॉल्व करने जा रहे हैं अभी आगे जो लेक्चर हमारे होने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, द सेकंड ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम डील्स विद जॉब शॉप्स हैविंग ए नंबर ऑफ मशीन एंड ए लिस्ट ऑफ ट्रक टू बी परफॉर्म, टास्क टू बी परफॉर्म। वही वाली बात जो मैं कह रहा था कि जो हमारे पास मशीन्स हैं, बहुत सारी मशीन्स हैं, जैसे लेथ है, मशीन है, ड्रिलिंग है, बहुत सारी मशीन्स हैं और हमारे पास अलग तरह के जॉब्स भी हैं, तो उनको हम लोगों से किस तरह से अरेंज करना है वो हम लोगों को समझना है यहाँ पर। ठीक है, तो मोटा मोटा जो आपको समझ आ गया होगा वो ये है कि हमारे जो जॉब्स हमारे पास आ रहे हैं वो किस मशीन पे आ रहे हैं, उनको हम लोगों को किस तरह से अरेंज करना है और कितना उसका प्रोसेसिंग टाइम है वो हम लोगों को इसमें करना होता है कैलकुलेट, कि कम से कम टाइम में हमारा जो जॉब है वो प्रोसेस होकर बाहर निकल जाए। राइट, अब इसको करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं जो हम लोगों को फॉलो करने होते हैं। राइट, तो पहले जो कुछ चीज देखते हैं स्टार्टिंग फटाफट। कुछ क्राइटेरिया हमारे पास हैं वो ये हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, मिनिमाइजिंग द टोटल elapsed टाइम, यानी कि जो हमारे जो पास टाइम है वो हमारा सबसे कम होना चाहिए। पहला जो रूल है वो ये है। सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है, मिनिमाइजिंग द मीन फ्लो टाइम, यानी कि जॉब जहां से हमारा एंटर हुआ और जब हमारा जॉब वहां से प्रोसेस होकर बाहर निकलता है उस बीच के टाइम को बोलते हैं फ्लो टाइम, यानी ये टाइम हमारा सबसे कम होना चाहिए। जितना कम होगा उतना ही हमारे लिए सीक्वेंसिंग और अच्छा माना जाता है, दैट मींस व्हिच इज मोर ऑप्टिमाइज्ड। थर्ड पॉइंट है मिनिमाइजिंग द आइडियल टाइम फॉर मशीन्स। आइडियल टाइम्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास मशीन सीक्वेंस पे लगी हुई है 1, 2 और 3, जब हमारे पास आया सीधा 1 के पास आया, जब तक हमारा ये 1 प्रोसेस करके इसको देगा तब तक हमारी मशीन 2 और 3 खाली रहेंगी। तो जो मशीन हमारी खाली रही, इस खाली टाइम को बोलते हैं हम लोग आइडियल टाइम। ठीक है, इट शुड बी मिनिमम, यानी कोई मशीन हमारी खाली नहीं होनी चाहिए, अगर है भी तो बहुत कम टाइम के लिए। राइट, फोर्थ पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मिनिमाइजिंग द टार्डीनेस। अभी जो वर्ड टार्डीनेस आ रहा है इसका मतलब ये होता है कि समझ लीजिए आप लेटनेस, यानी कि कोई भी आपके पास जॉब आया उसका कुछ टाइम था कि वो 5 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए था, बट कोई भी रीजन रहा, कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो जॉब हमारा जो है 5 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पाया, वो 6 या 7 घंटे में हुआ, यानी कि जो हमारा ड्यू टाइम था उससे ज़्यादा हो गया। तो जो दोनों का डिफरेंस हुआ टाइम ऑफ कंप्लीटिंग एंड ड्यू टाइम, अगर हमारा ये पॉजिटिव आता है तो इस लेटनेस को हम लोग बोलते हैं टार्डीनेस। ठीक है, जो नीचे लिखा भी है मैंने, व्हेन लेटनेस इज पॉजिटिव देन इट इज कॉल्ड टार्डीनेस। और हमारा एम क्या है कि टार्डीनेस कम से कम होना चाहिए, यानी कि जो हमारा जॉब जो ड्यू टाइम है उसी ड्यू टाइम के अंदर ही हमारा पूरा प्रोसेस हो जाए, में हमारा एम ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ टार्डी जॉब्स। वही चीज है कि जो हमारे जॉब जहाँ पे हमारा टार्डीनेस आ रहा है वो जॉब्स हमारे कम से कम हो। ठीक है, थर्ड है मिनिमाइजिंग द इन प्रोसेस इन्वेंट्री कॉस्ट। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्ड इन्वेंट्री, कुछ आइडिया इसके बारे में क्या होता है इन्वेंट्री क्लास? Sir, a place where we keep the stocks. A place where we keep the stocks. Stocks. ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इन्वेंट्री
अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लोग इसको भी आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अभी फिलहाल आप ये समझ लो, जो आपने बताया बिल्कुल सही बताया कि जो हमारे पास स्टॉक है, ठीक है, वो कितना है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपको कुछ रॉ मटेरियल अपने पास स्टॉक में रखना पड़ेगा, ताकि जो भी हमारा कंज्यूम होता रहे और थ्रू उसकी हम लोग सप्लाई करते रहें। तो हम लोगों को कुछ इस तरह डिजाइनिंग करनी होती है कि हम लोग कम से कम इन्वेंट्री अपने गोदाम में रखें। कई कंस्ट्रेंट है, कई बार उसकी कॉस्ट होती है, कई बार स्पेस भी लेता है इन्वेंट्री। तो 2-3 फैक्टर्स होते हैं, हमें डिपेंड करता है। लेकिन हमारा ओवरऑल एम ये होता है कि जो हमारी इन्वेंट्री है वो कम से कम रहे, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी ना रुके और जो हमारा एक्स्ट्रा चार्ज है वो भी ना देना पड़े। फॉर एग्जांपल, आपने अगर बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल मंगा लिया तो उसको आपको कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा। स्टोर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसको पे करना पड़ेगा, तो वो हमारा एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाता है, वो हमें कम से कम रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिनिमाइजिंग द इन प्रोसेस इन्वेंट्री कॉस्ट। उसके बाद हमारे कुछ एजम्पशंस हैं जो हमें इसमें फॉलो करने होते हैं। पहला एजम्पशन क्या कह रहा है, ओनली वन ऑपरेशन इज कैरिड आउट ऑन ए मशीन एट ए टाइम, यानी कि एक मशीन पर सिर्फ एक बार में एक ही ऑपरेशन होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक मशीन पे 2-3 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सिंगल मशीन पे एक सिंगल टाइम सिर्फ एक ही ऑपरेशन होगा। ठीक है। नंबर 2, ईच ऑपरेशन वंस स्टार्टेड मस्ट बी कंप्लीटेड, यानी अगर हमारा कोई ऑपरेशन स्टार्ट हो गया तो वो पूरा कंप्लीट होने के बाद ही हमारा जो जॉब है वहां से निकल के आएगा बाहर। ऐसा नहीं है कि आपने आधा जॉब प्रोसेस किया फिर निकाल दिया, फिर कोई और आपने जॉब असाइन कर दिया उस मशीन को, ऐसा नहीं है। जो भी हमारे पास एक स्पेसिमेन गया है उसको पूरा प्रोसेस करेगी मशीन, उसके बाद ही सारे ऑपरेशन होने के बाद ही वो उसको बाहर निकालेगी। ठीक। थर्ड क्या है, एन ऑपरेशन मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर इट्स सक्सीडिंग ऑपरेशन कैन स्टार्ट। सीधी सी बात है, जब हमारे पास 2 मशीन है या एक मशीन मान लो, इसके पास हमारे पास एक प्रोडक्ट ये आया, एक प्रोडक्ट ये आया, जब ये प्रोडक्ट पूरा प्रोसेस हो जाएगा, जब ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही हमारा ये प्रोडक्ट इंटरेस्ट में मशीन में एंटर करेगा। यानी कि जो सक्सीडिंग ऑपरेशन है वो कंप्लीट होने के बाद ही हम लोग जो है अगला प्रोडक्ट उसमें इंसर्ट करेंगे मशीन में। विच कह रहा है एन ऑपरेशन मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर इट सक्सीडिंग ऑपरेशन कैन स्टार्ट, यानी जब तक हमारा ये 2 पूरा खत्म नहीं होगा उसके बाद ही हम लोग 1 को मशीन में मतलब ऑप्शन के लिए फिट करेंगे या असाइन करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा ये कह रहा है। फोर्थ पॉइंट में क्या बोलता है, ओनली वन मशीन ऑफ ईच टाइप इज अवेलेबल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था कि एक मशीन पे सिर्फ एक ही ऑपरेशन होगा और हर टाइप की सिर्फ एक ही मशीन अवेलेबल होती है। जैसे मान भी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमारे पास ऑप्शन होगा n जॉब्स n 2 मशीन्स या 3 मशीन्स, तो वो तीनों मशीन्स हमारी अलग अलग टाइप की हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी 2 मशीन सेम हो जाएंगी तो हम पे ऑप्शन आ जाएगा चाहे हम ए पे जाएं या बी पे जाएं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 मशीन है ए, बी और ये सी, तो ये तीनों मशीन्स का परफॉर्मेंस अलग अलग है, तीनों का ऑपरेशन अलग अलग है। जो भी हमारा क्या बोलते हैं जॉब्स या स्पेसिमेन जो भी आएगा वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर के थ्रू आएगा, ए फिर बी फिर सी। ऐसा नहीं कि ये मशीन हमारी सेम है, चाहे बी से करा लो चाहे ए से करा लो, ऐसा नहीं है, राइट। यानी हर मशीन की एक अलग स्पेसिफिकेशन है, हर मशीन एक अलग काम करती है, ये आपको दिमाग में सेट करना है अपना। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये कह रहा है, ए जॉब इज प्रोसेस्ड एज सुन एज पॉसिबल बट ओनली इन द ऑर्डर स्पेसिफाइड। अब ये जो ऑर्डर है यही हम लोगों को स्पेसिफाइड करना है, देखा जाए तो यही हमारा क्वेश्चन का टास्क है कि जो हमारा ऑर्डर है हम लोगों को वही लगाना है, इसी को बोलते हैं हम लोग सीक्वेंसिंग। ठीक है, यानी जो भी हमारा जॉब होगा वो प्रोसेस होगा जल्दी से जल्दी, बट अपने ऑर्डर में, जो ऑर्डर हम लोग डिफाइन करेंगे अभी, कुछ रूल्स हैं उसके थ्रू। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, द प्रोसेसिंग टाइम्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ परफॉर्मिंग ऑफ द ऑपरेशन, यानी कि जो प्रोसेसिंग टाइम है वो उनके ऑर्डर से उसका कोई रिलेशन नहीं है। यानी भाई हर मशीन की अपनी कैपेसिटी है, वो अपना फिक्स टाइम लेती है। मान लीजिए कोई मशीन हमारे पास 1 है, उसको 2 घंटे लगते हैं तो वो 2 घंटे ही लेगी, चाहे उसको आप किसी ऑर्डर में लगा दो, चाहे आप उसको फर्स्ट लगाओ, सेकंड लगाओ, थर्ड लगाओ, फोर्थ लगाओ, वो अपना पर्टिकुलर टाइम उतना ही लेगी, चाहे उसको आप किसी भी ऑर्डर में लगाएं। ये हो गया हमारा 6 पॉइंट। 7 पॉइंट क्या बोल रहा है, द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट द जॉब्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन इज नेग्लिजिबल। यानी कि जैसे आपके पास मैंने बताया 3 मशीन्स हैं, ए हो गया,
एक मशीन होगी हमारे पास ए, एक मशीन होगी हमारे पास बी और एक मशीन होगी हमारे पास सी। तो जो हमारे पास जॉब आया वो हमारे पास ए में गया, पहले प्रोसेस हुआ, तो उसके बाद जो हमारा बी में गया, तो जो ए से बी के बीच में जाने का जो टाइम है वो हम लोग मानते हैं वेरी स्मॉल, और उसको हम लोग कहीं भी कैलकुलेशन में काउंट नहीं करेंगे, एंड दैट इज नेग्लिजिबल। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमारा क्लियर हो गया। यानी कि एक मशीन से दूसरी मशीन में हमारा जब भी जॉब ट्रांसफर होगा वो टाइम लोग काउंट नहीं करेंगे क्वेश्चन में अपने। नेक्स्ट 8 पॉइंट है, जॉब्स आर कंप्लीटली नोन एंड आर रेडी फॉर प्रोसेसिंग व्हेन पीरियड अंडर कंसिडरेशन स्टार्ट्स। यानी कि जो भी हमारे जॉब्स हैं वो हमें सबको पहले से पता होता है कि वेल डिफाइंड है हमारे पास कितने जॉब्स आ रहे हैं और कितने प्रोसेस के लिए तैयार है। ऐसा नहीं कि हमारी मशीन्स रेडी हो गई बट हमारे पास जॉब्स ही नहीं है, मशीन हमारी वेट कर रही है, ऐसा नहीं है। हम लोगों को पता है हमारे पास 10 जॉब्स हैं, 10 मशीन, हमारे पास जितनी मशीन्स हैं उनको उस हिसाब से हम लोग कंज्यूम करना है। ठीक है, यानी कि जो हमारा मैंने आपको बताया था आइडल टाइम, वो हमारा आइडल टाइम 0 होना चाहिए, या अगर हो भी रहा है तो सबसे कम होना चाहिए, मिनिमाइजेशन होना चाहिए। लास्ट पॉइंट है ये, द कॉस्ट ऑफ इन प्रोसेस इन्वेंट्री फॉर ईच जॉब इज सेम एंड नेग्लिजिबल स्मॉल। वही वाली बात है, जो हमारी इन प्रोसेस इन्वेंट्री है, यानी कि जो हमारा इन प्रोडक्ट इन हुआ उसके बाद जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट आउट हुआ है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इन प्रोसेस इन्वेंट्री। ठीक, तो ये हमारी कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए, ये हमारा होता है टोटल ओवरऑल एम ऑफ दिस सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। तो ये टोटल हमारे 9 assumptions थे, कुछ हमारे क्राइटेरियाज थे। अगर इस पर कोई डाउट हो तो बताओ, वरना फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई पॉइंट समझ आया हो तो मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से, बताइए। सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? क्लास सर क्लियर है। क्लियर है सारे पॉइंट्स? आगे बढ़ सकता हूँ मैं? सर गूगल क्लासरूम पे ये वाले नोट्स नहीं पढ़े जो आप पढ़ा रहे हो जिसमें? ये मैं डाल दूंगा, अभी मैं डाले नहीं अभी है, अभी मैं सारे कर दूंगा अपडेट। ठीक है ना, सारे पीपीटीज वीडियोस सारे पड़े हुए हैं। वीडियोस की लिंक तो डाल रखी है मैंने क्लासरूम पे, ये पीपीटी नहीं डाली थी, ये मैं कर दूंगा अपडेट अभी। ठीक है, तो ये सारे क्लियर हैं। तो उसके बाद सीधे बात फिर क्वेश्चन बचता है। अब क्वेश्चन तो मैं नहीं कराऊंगा अभी क्योंकि टाइम हो गया, पूरा हो नहीं पाएगा, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें क्वेश्चन हम लोग करते क्या है। हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ रूल्स हैं, हम लोग उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। अब जो हमारा ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है n जॉब्स थ्रू 1 मशीन, जो हमारा पहला केस था। यानी कि हमारे पास n जॉब्स आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और मशीन हमारे पास सिर्फ एक ही है। इसमें 2 चीजें दी हुई हैं। पहला दिया हुआ है फर्स्ट इज गिवन द प्रोसेसिंग टाइम, यानी कि जॉब ए को टाइम कितना लेता है मशीन 1 पे जाने में। यानी कि जो हमारा मशीन 1 है वो उसको 4 घंटे में या 4 मिनट में, जो भी 10 यूनिट होगी इसकी, उसमें इसको पूरा कंप्लीट कर देता है। यहाँ पे डे है तो आप डे मान लीजिए कि 4 डेज में हमारा जॉब ए कंप्लीट हो जाता है। तो जॉब बी है वो हमारा 12 डेज में प्रोसेस पूरा हो जाता है मशीन 1 पे। सी 2 पर, डी 11, ई 10, एफ 3, जी 6, यानी ये हो गया हमारा प्रोसेस टाइम ऑन मशीन 1। उसके बाद जो हमारा अगली रो है वो दी हुई है ड्यू डेट, यानी कि जॉब की पर्टिकुलर ड्यू डेट है। यानी कि जो हमारा जॉब ए है वो 20 दिन के अंदर बन जाना चाहिए। 20 दिन के अगर बाद बनता है तो वो क्या हो जाएगा, टार्डीनेस। यानी टार्डीनेस हमें यहाँ लेटनेस नहीं लानी है, 20 दिन से पहले इसको फिनिश करना है। तो हम लोग भी क्वेश्चन जब करेंगे तो क्लियर होगा हमें। ऐसे हमारा जो बी वाला पार्ट है इसकी दे रखी है 30, सी की दे रखी है 15, डी की दे रखी है 16, ए की दे रखी है 18, एफ की दे रखी है 5 और जी की दे रखी है 9। यानी दिस इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि दिस इज द लास्ट डेडलाइन। यानी इस टाइम तक ये पूरे प्रोसेस, जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोसेस पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्लियर है? अब उसके बाद कुछ क्राइटेरियाज हैं जो मैं आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ, अभी अगली क्लास में इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जो पहला हमारा क्या है वो क्या बोलता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो जॉब हमारे से पहले आ गया उसको हम लोग सबसे पहले प्रोसेस देंगे। यानी कि हमारा जो सीक्वेंस दिया हुआ है इसी सीक्वेंस में हम लोग उसको प्रोसेस करेंगे। दूसरा क्या है, SPT, इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्टेस्ट प्रोसेस टाइमिंग। ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जिस जॉब का टाइम सबसे छोटा है उसको हम लोग पहले लेंगे, फिर उसके बाद जो ज़्यादा टाइम दे रहा है उसको लेंगे,
फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यूशन में ऐसे ही हम लोग आगे लेते रहेंगे। जैसे देखो यहाँ पे सबसे कम टाइम हमारा कौन सा ले रहा है, जॉब सी ले रहा है। देखो यहाँ पे ये रहा जॉब सी, ये हो जाएगा हमारा नंबर 1, ये नंबर 1 पे आ जाएगा। फिर कौन सा ले रहा है उसके बाद, एफ ले रहा है, तो ये नंबर 2 पे इसके बाद आ जाएगा। 3 के बाद क्या दे रहा है फिर 4, अगर ये हमारा 3 पर जाएगा। अगर फर्स्ट करो यहाँ पे कोई हमारे पास टाई हो जाए तो फिर टाई हमारे पास रूल है कि हम दोनों में से किसी को बाय डिफॉल्ट ले सकते हैं। जब हमारे पास अगर 2 4 होते तो हमारे पास चॉइस थी, हम चाहे इस वाले को लें या फिर जो हमारे पास अगला 4 है उसको लें। बट चूंकि यहाँ पे टाई नहीं है तो हम लोग एज इट इज जो उसकी टाइम है उसको हम लोग शॉर्ट करके उस हिसाब से प्रोसेस में मशीन को लगा देंगे। तो 4 पे हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4। 6 के बाद हमारे पास आ जाएगा 10, ये हो जाएगा हमारे पास 5 नंबर। उसके बाद 11, 6 और ये 7। तो ये बन जाएगा सीक्वेंस फॉर द रूल सेकेंड, इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। ठीक है, अब जो थर्ड है उसको बोलते हैं हम लोग स्लैक टाइम प्रोसेसिंग रूल, यानी कि STR। यानी कि जो स्लैक टाइम क्या होता है कि जो हमारा ड्यू टाइम है और जो हमारा प्रोसेसिंग टाइम है उन दोनों का डिफरेंस। यानी कि 20 - 4 ये क्या हो जाएगा 16, मैं लिख दे रहा हूँ 20 - 4 16। 30 - 12 कितना हो जाएगा बेटा बताओ 18। 50 - 2 ये हो जाएगा 13। 60 - 11 ये हो जाएगा 5। 80 - 10 ये हो जाएगा 8। 5 - 3 ये हो जाएगा 2। 9 - 6 ये हो जाएगा 3। यानी कि जो हमारा ये स्लैक टाइम आ गया, ड्यू टाइम और प्रोसेसिंग टाइम का डिफरेंस, हम लोग अब इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करेंगे। यानी जो सबसे छोटा होगा टाइम स्लैक टाइम उसको पहले लेंगे, यानी कि जो हमारी अब नंबरिंग हो जाएगी वो जाएगा इस हिसाब से 2 सबसे छोटा हमारा आ रहा है तो हम लोग लेंगे पहले एफ को, हो जाएगा फर्स्ट। फिर लेंगे हम लोग जी को, हो जाएगा सेकेंड। फिर इसके बाद हमारा क्या आ रहा है 5, ये लेंगे हम लोग थर्ड। और उसके बाद ऐसे हम लोग सीक्वेंस बना लेंगे एज पर दिस क्राइटेरिया। फिर जो हमारा लास्ट है वो है हमारा अर्लीस्ट ड्यू डेट, यानी कि जो हमारा ड्यू डेट है हम लोग उसके अकॉर्डिंग उसको शॉर्ट कर लेंगे। यानी कि जो हमारी ड्यू डेट जिसकी कम होगी उसको पहले लेंगे, उसके बाद करस्पॉन्डिंग हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में देते जाएंगे। तो देखो आप जो हमारा ड्यू टाइम है सबसे कम किसका दिख रहा है, जी का है, तो यानी जी हमारा हो जाएगा इसके हिसाब से नंबर 1। उसके बाद फिर क्या है, सॉरी 5 है तो 5 हमारा हो जाएगा नंबर 1। उसके बाद फिर ये हो जाएगा नंबर 2। फिर उसके बाद 9 के बाद क्या दिख रहा है मुझे, 9 के बाद दिख रहा है मुझे 16, तो ये हो जाएगा मेरे पास नंबर 3 15 है सर है 15 सर 15। हाँ सर 15, तो ये हो जाएगा थर्ड। और ये हो जाएगा उसके बाद फिर ये फोर्थ। मतलब समझ जाओ, आप समझ जाओ कि जो हमारा हम लोग जब उसको शॉर्ट करेंगे तो हम लोग शॉर्ट करेंगे एज पर ड्यू डेट टाइम, और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। तो ये हमारे 2-3 क्राइटेरियाज हैं, इसकी हेल्प से हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, जो कि हमारे होते हैं n जॉब्स थ्रू 1 मशीन ओनली। ठीक है, ये क्राइटेरिया हमारा सिर्फ किसके लिए है, n जॉब्स थ्रू 1 मशीन। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे अगली क्लास में, अभी तक के लिए इतनी काफी है। तो इसमें कोई अगर पॉइंट पूछना हो तो पूछ लो, वरना फिर हम लोग क्लास को यहीं ओवर करते हैं। ओके सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग कल ट्राई करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे n जॉब्स थ्रू 1 मशीन, फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे n जॉब्स थ्रू 2 मशीन, फिर हम लोग जाएंगे 3 पे जाएंगे, ऐसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे धीरे-धीरे। ठीक है, तो अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग क्लास यहीं फिनिश करते हैं। फिर यस कुछ पूछना तो मुझसे पूछ सकते हो अभी आप, कोई डाउट है अभी? नो सर। चलिए No, क्लास sir. यहीं फिनिश कर रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर।